सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। मैं यहाँ खेल खेलने के इरादे से नहीं आया हूँ, कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं एक मशहूर और मारूफ सर्जन हूँ और हमारी मेडिकल साइंस इन बातों को नफी करती है। बहरहाल मैं रूहों को बुलाने का अमल देखना जरूर पसंद करूंगा, बशर्ते कि तुम उसका मुजाहरा कर सको। मेरा दिल धड़कने लगा, इसलिए कि कैलाश बराबर ऐसे जुमले बोल रहा था जो जैक्सन को बुरे और नागवार महसूस हो सकते थे। वो हमें बावर भी करा चुका था कि अपने फन के सिलसिले में किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त करने का आदी नहीं है। कैलाश को इन हालात का अंदाजा भी नहीं था जिनके तहत अडगर की मौत वाकया हुई। मुमकिन है कि वो महज एक इत्तफाकिया हादसा हो, लेकिन हालात और वाकयात ने मुझे ना जाने क्यों खौफजदा कर दिया। मैं कैलाश को इशारे से टोकना चाहता था कि वो जरा मोहतात रहकर गुफ्तगू करे, लेकिन जैक्सन ने उसी वक्त हाथ बढ़ाकर मेज पर रखे हुए दूधिया रंग के ग्लोब को रोशन किया और कैबिन की दूसरी बत्तियां गुल करके दोनों हाथ ग्लोब के इर्द गिर्द लहरा लहरा कर कोई अमल पढ़ने लगा। उसके होंठ मुतहरक थे, निगाहें पूरी तवज्जो से रोशन ग्लोब पर मरकूज थीं और हाथों की फैली हुई उंगलियां बेदस्तूर ग्लोब के चारों तरफ मंडला रही थी। कुछ देर तक कैबिन में मौत की सी खामोशी तारी रही और फिर रोशन ग्लोब के ऊपर कुछ परछाइयां और छोटे छोटे से साए मंडलाने लगे। कैलाश ने गालबन इसी मौका पर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जैक्सन ने तेजी से उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें खून उगलती हुई नजर आ रही थीं। कैलाश को खामोश रहने का इशारा करते हुए उसने दोबारा ग्लोब पर अपनी नजरें जमा दी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसकी ठोस आवाज मध्यम सुरों में सरसराती हुई कैबिन में गूंजने लगी। वो ग्लोब से मुखातब था। मुकद्दस रूहो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर तुमने मेरी दावत पर नीचे आने की जहमत गवारा कर ली। मैं तुम्हारे दरमियान भटकने वाली एक रूह जिसका नाम मारिया था का शोहर हूँ और उसे खोने के बाद मैंने तुम्हारा सुराग पाया है। मैं आज फिर तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस कैबिन में अपनी नादीदा मौजूदगी का कोई ऐसा सबूत पेश करो कि मेरे मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं तुम्हारे वजूद का तमाशा देख सकें और इस पर यकीन कर सकें कि मैं मारिया के रिश्ते से तुमसे मुखातब हूँ। मुकद्दस रूह, मुझे यकीन है कि तुम जैक्सन को मायूस नहीं करोगी। जैक्सन ठोस आवाज में बोलता रहा और फिर जैसे ही वो खामोश हुआ, कैबिन के मगरबी गोशे में रखा हुआ सितार आप ही आप बजने लगा। खूंटी पर टंगे हुए जैक्सन के कपड़े वहां से उतरकर यूं फिजा में गर्दिश करने लगे जैसे किसी नादीदा जिस्म ने उन्हें पहनकर बाकायदा रक्स शुरू कर दिया हो। कुछ अनजानी आवाजें भी गूंजने लगी। उसके बाद दीवारों पर मौजूद जानवरों के ढांचे और पिंजर भी मुतहरक होने लगे। जैक्सन की नजरें बदस्तूर ग्लोब पर जमी हुई थीं, अलबत्ता अब उसके होंठ हरकत नहीं कर रहे थे और मैंने थूक निगल कर अपने खुश्क गले को तर करते हुए जैकब को किन अखियों से देखा। उसके चेहरे और परेशानी पर भी पसीने के कतरे झलमला रहे थे, लेकिन कैलाश इस वक्त भी संजीदा नजर आ रहा था। और फिर जब जैक्सन ने रोशन ग्लोब की लाइट ऑफ करके दोबारा बत्तियां रोशन की और कैलाश की जानब दाद तलब नजरों से देखा, तो कैलाश ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, ये दुरुस्त है कि तुमने कुछ हैरत अंगेज हरकतों और अमल के जरिए वक्ती तौर पर हमारे जहनों को तस्कीर कर लिया, मगर मैं आज भी डॉक्टर प्लीज, जैक्सन ने तेजी से एहतजाज करते हुए कहा, हर वो चीज या अमल जो नाकाबिले यकीन हो पुर इसरार कहलाती है, लेकिन उसे शोभदा या निगाहों का फरेब तो नहीं कहा जा सकता। इन बातों के पीछे कोई ना कोई मुहर्रक जरूर होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस मुहर्रक को रूहों की पुर इसरार मौजूदगी भी नहीं कहा जा सकता। कैलाश ने भी संजीदगी से जवाब दिया, हो सकता है कि इस वक्त हमने जो कुछ देखा वो पहले से किसी खास तरीके से तरतीब दे गया हो और हमारे इन हमाक और जहनों में पहले से मौजूद वहमों ने एक शक्ल दे दी हो। सितार की आवाज और खोपड़ियों की हरकत किसी बरकी अमल का करिश्मा भी हो सकती है।
रहा कपड़ों का रकस तो अंधेरे में ये सब कुछ मुमकिन है। मेरे मोहतरम, जैक्सन ने अपना निचला होंठ दांतों तले काटते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो आपको मेरी बातों का यकीन दिला सके? रूहों की मौजूदगी का कोई साबित करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। इसलिए तरीके का इंतखाब भी तुम्हें खुद करना चाहिए, कैलाश ने बेपरवाही से जवाब दिया। ठीक है, जैक्सन अचानक अपनी कुर्सी से उठता हुआ बोला और फिर दरवाजे की बाएं जानब रखी हुई अलमारी खोलकर उसमें से प्लान चिट निकाल लाया। ये एक अजीब सा आला था जो 2 पहियों और एक पेंसिल पर कायम था, और जब कोई शख्स इस पर उंगली रखता तो पेंसिल खुद ब खुद हरकत करने लगती। प्लान चिट को मजीद पर कैलाश के सामने रखते हुए पहले जैक्सन उस आले के बारे में तफसील बताई और फिर बड़ी तेज नजरों से घूरता हुआ बोला, डॉक्टर, क्या आपको याद है कि इस सफर पर रवाना होने से बेशतर आपने आखिरी ऑपरेशन किसका किया था? वो एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन औरत थी और ऑपरेशन के बाद उसे सीने के कैंसर से निजात मिल गई थी। अगर ये ऑपरेशन ना होता तो कैंसर की जड़ें उसे जिंदगी से महरूम कर देती। कैलाश ने संजीदगी से जवाब दिया कि आपको उस औरत की शक्ल अच्छी तरह याद है, क्यों नहीं? वो हिंदुस्तान के करोड़पति ताजर की बीवी थी और ऑपरेशन के बाद तो हमारे दरमियान बिल्कुल खानदानी तल्लुकात अस्तवार हो गए थे। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस मुअज़्ज़ज़ खातून का नाम छुपाकर कागज पर लिखें और अपने पास महफूज कर लें। कैलाश ने जेब से कलम निकालकर अपना हाथ मेज के नीचे करके अपनी हथेली पर आशा माथर लिखा, जिसे करीब बैठने होने के सबब मैंने भी पढ़ लिया। नाम लिखने के बाद कैलाश ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जैकब चौंका दूसरी जानब था, इसलिए वो लिखे हुए नाम को ना पढ़ सका, मगर अब तक जैक्सन ने जो कुछ अमल भी किया था, जैकब उससे बुरी तरह मुतासर और मरऊब नजर आ रहा था। उस मरीजा का नाम मेरी हथेली पर महफूज है, कैलाश ने जैक्सन को देखते हुए पूछा। अब मुझे क्या करना होगा? अब आप अपना सीधा हाथ उस पेंसिल पर आहिस्ता से रख दें और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और उस वक्त तक दोबारा आंखें ना खोलें जब तक मैं आपसे ऐसा करने के लिए ना कहूं। और कैलाश ने मुस्कुराकर जैक्सन को देखा और फिर प्लान चिट वाली पेंसिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। जैक्सन के होंठ अचानक दोबारा मुतहरक हो गए और वो कोई अमल पढ़ रहा था, और इस बार उसकी नजरें उस सादा कागज पर मरकूज थी जिस पर उसने प्लान चिट रखा था। कैबिन में हमारी सांसों के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब पेंसिल ने आप ही आप सादा कागज पर हरकत करना शुरू कर दी और हमारे देखते ही देखते कागज पर एक हसीन और खूबसूरत औरत के चेहरे के नकूश उजागर होना शुरू हो गए। तस्वीर बड़ी तेजी से मुकम्मल हो रही थी और मेरे अलावा जैकब की पलकें भी झपकना भूल चुकी थी। और फिर उस वक्त तो मैं हैरत से उछल पड़ा जब तस्वीर मुकम्मल होने के बाद पेंसिल ने मुतहरक होकर उसके नीचे आशा माथर के नाम के हरूफ मुकम्मल कर दिए। जैक्सन के कहने पर जब कैलाश ने अपनी आंखें खोली और तस्वीर पर नजर डाली तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने चौंक कर जैक्सन की जानब देखा जिसके होंठों पर फातहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। आपका क्या ख्याल है मोहतरम डॉक्टर? क्या आशा माथर की इस तस्वीर को भी आप निगाहों का फरेब या शोभदाबाजी कहेंगे? नहीं, ये हूबहू उसी औरत की तस्वीर है जिसका ऑपरेशन मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले किया, कैलाश ने इकरार करते हुए कहा। हर चंद के मैं रूहों की पूर्ण इसरार कारकर्दगी को नहीं मानता, लेकिन आज आपको बहरहाल इसका एतराफ़ करना पड़ रहा है। जैक्सन ने तेजी से जुमला मुकम्मल किया। उसके होंठों पर बदस्तूर फातहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। हाँ, मैं अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता। कैलाश ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। रब्बे अजीम की कसम, तुम हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो, जैकब ने जैक्सन की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम अपने अमल के जरिए मेरी मरहूम बीवी सलोया से मेरी मुलाकात करा सकते हो? किसी मखसूस रूह को तलब करना मेरे इम्कान से बाहर है। फादर जैकब, अलबत्ता अगर आप अपने किसी सवाल का जवाब पूछना चाहें तो प्लान चिट के जरिए मालूम कर सकते हैं कि ये आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। और अगर तुम सलोया से मुलाकात पर बज़िद हो तो मैं बहसीयत सर्जन भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कैलाश ने अपनी जी मटाने की खातर जैकब को छेड़ा। मुझे सिर्फ तुम्हारी शह रग पर इतना तेज नश्तर लगाना पड़ेगा, दूसरे ही लम्हे तुम हमेशा के लिए सलोया का कर्ब हासिल कर लोगे।
उसके बाद मैं बदरू बनकर तुम्हारा जीना भी दूभर कर दूंगा और वो सारे हिसाब किताब बेबा कर दूंगा जो मौजूदा सूरत हाल में मेरे लिए मुमकिन नहीं। जैकब ने पलट कर कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मरने के बाद स्लोया तुम्हारी रूह को भी अपना गुलाम बना लेगी। कैलाश ने बर्दाश्ता जवाब दिया। काफी देर तक हमारे दरमियान इसी किस्म की छेड़छाड़ होती रही। जैक्सन ने अपनी हैरत अंगेज जादुई मशीन से हमारे बेशुमार सवालों के जवाब दिए जो हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुए और मेरे जी में आई कि अपने सफर के अंजाम और अपनी दरख्शा के बारे में भी दरियाफ्त कर लूं कि आया वो मुझे दोबारा हासिल हो सकेगी या नहीं, मगर मैंने इस सवाल को फिर किसी दूसरे वक्त के लिए मुलतवी कर दिया। जैकब और कैलाश की मौजूदगी में कोई ऐसा सवाल करना मुनासिब नहीं था जो उन्हें मेरा मजाक उड़ाने का मौका फराहम कर देता। हम जैक्सन के कैबिन से बाहर आए तो हवा के सर्द और खुनक झोंकों ने हमारा इस्तकबाल किया। समुंदर की लहरों का शोर आज रोज के मुकाबले में कुछ ज्यादा था, शायद इसलिए कि चांद की तारीख बढ़ती जा रही थी और हमारे दरमियान अशर से गुजरते हुए भी जैक्सन के अमल पर बहस हो रही थी। अचानक जैकब ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं जैक्सन की पुरइसरार मशीन से एक सवाल तो करना भूल ही गया। अच्छा हुआ जो तुमने खुद को एक हमाकत से बाज रखा। कैलाश ने संजीदगी से कहा, मैं ये मालूम करना चाहता था कि नारिमन के बाद अडगर की मौत क्यों कर वाक़या हुई। जैकब ने कैलाश के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से जवाब दिया, क्यों? क्या तुम्हारे ख्याल में नारिमन के बाद तुम्हारी मौत वाक़या होनी चाहिए थी? कैलाश ने दोबारा चोट की तो जैकब झल्ला गया। आखिर तुम ये हर वक्त मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम्हें यह एहसास दिलाने की खातर कि तुम्हारी अक्सर व बेशतर बातें हमाकत अंगेज होती हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं गूंगा बन जाऊं? ऐसी सूरत में और ज्यादा मशकरे और मज़का खेद नजर आओगे। समुंदर में छलांग लगा दूं? जैकब चीख उठा। पहली बार तुमने एक दानिशमंदी की बात की है, लेकिन मुझे शुबा है कि तुम इस पर अमल नहीं करोगी। यार जमाल, जैकब ने मुझे मुखातब करके उकताए हुए अंदाज में कहा, क्या तुम कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकते कि इस शख्स की फजूल बातों से किसी तरह मेरी जान महफूज हो जाए? स्लोया ही जैसी कोई लड़की तलाश करके कैलाश के पल्ले बांधो। मुझे यकीन है कि इस गरीब को तुम्हारा तो क्या खुद अपना होश भी नहीं रहेगा। मैंने संजीदगी से मशवरा दिया और जैकब ने एक सर्द आह भरकर आसमान की सिमत देखा और फिर चुप इख्तियार कर ली। अरसे पर कुछ देर तक चहलकदमी करने के बाद हम अपने अपने कैमरों में आ गए और जैकब के बाद को मैं हर चंद के हंसी में उड़ा गया। लेकिन अब मुझे खुद भी एहसास हो रहा था कि अडगर की मौत के सिलसिले में जैक्सन से मालूम करना चाहिए था। हो सकता है कि उसकी हैरत अंगेज प्लानचेट खुद उसी के खिलाफ तहरीरी सबूत मुहैया कर देती, लेकिन हम में से किसी को भी इस वक्त इसका ख्याल नहीं आया था। शायद इसलिए कि जैक्सन ने हमारे जहनों को इस कदर उलझा दिया था कि हम अडगर की मौत को यकसर फरामोश कर बैठे, और ये भी मुमकिन था कि जैक्सन ने रूहों के जरिए अडगर और डार्मन की अमवात के सिलसिले में हमारी जुबानों पर ताले डाल दिए हों। बहरहाल मैंने तय कर लिया था कि किसी दूसरी मुलाकात में जैक्सन से अपना बकिया सवालों के जवाब ज़रूर तलब करूँगा, ख़ास तौर पर अपने सफ़र के अंजाम के बारे में। बिस्तर पर सोने के इरादे से लेटा तो मुझे अपनी उस मोटी कापी का ख्याल आ गया जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी की दास्तान लिखना शुरू की थी, और कुछ सोचकर मैं उठ बैठा, कापी और कलम निकाल कर मेज़ पर आ गया और अपनी अलमनाक दास्तान का बकिया हिस्सा लिखने बैठ गया। जाने क्यों मेरी यह ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द अपनी माजी के हालात को कलम बंद करके उसे हाल से मिला दूं, ताकि मेरे मरने के बाद लोगों को मेरी ज़िंदगी के उन नशीबो फराज का इल्म हो सके जिन्होंने मुझे अपने जागीर, अपने वतन और अपनी बेपनाह दौलत और इज्जत और शोहरत और ख़ुद अपने आप से भी बेगाना बना दिया था। और मैंने पूरी इन्महाक से कलम संभाला और लिखना शुरू कर दिया। शादी का फैसला करना कतई तौर पर एक फितरी बात थी। वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो वसीयत लिखवाई थी उसकी रूह से मेरे सिवा और कोई उनकी छोड़ी हुई जायदाद में शरीक नहीं हो सकता था। उन्हें होना भी नहीं चाहिए था, इसलिए कि वह हमारे करीबी अजीज़ेदार नहीं थे। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उन्होंने हमारे दुख दर्द में सच्चे दिल से शरीक होने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा मेरे वालिद की मौत की दुआएं मांगी ताकि वह उनकी बेपनाह दौलत और जायदाद को हड़प कर सकते, लेकिन मैंने जन्म लेकर उनकी आरज़ुओं पर पानी फेर दिया। चुनांचे वह मुझसे मोहब्बत किस तरह कर सकते थे
اور وہ میرے خلاف جو کچھ بھی کر رہے تھے ان میں حق بجانب تھے، اس لیے کہ قدرت نے میری تقدیر اور میرے نصیب میں جو کچھ روز اول رقم کر دیا تھا وہ ہر قیمت پر پورا ہونا تھا۔ مشت ایزی کے خلاف تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر دوسروں کے خلاف بھی کچھ کرنا میرے لیے بے سود ہی تھا۔ خدا نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر نوازا، مجھے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی۔ کروڑوں روپے میرے اکاؤنٹ میں جمع تھے اور لاکھوں کی جائیداد تھی، جاگیر کے علیحدہ آمدنی تھی اور رہنے کے لیے شاندار حویلی، گھومنے پھرنے کے لیے کاریں، خدمت کے لیے ملازم ہر وقت میرے ایک اشارے کے منتظر رہتے۔ لیکن اس کے باوجود میں تنہا تھا۔ دولت جسم کو راحت مہیا کر سکتی ہے، لیکن روح کی تسکین کے لیے میرے پاس کیا تھا اور میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وہ دوسرا کون تھا جو میرے والد کی دولت اور جائیداد کا وارث بنتا؟ کہ میرے وہی درینہ دشمن جو پہلے میری والد کی موت کی دعا مانگتے تھے اور اب مجھے موت سے ہمکنار کرنے کے لیے مضطرب اور بے چین تھے۔ باپ کی تربیت نے میرے کردار کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، اور وہ عیش و عشرت مجھے پسند نہیں تھے جو مجھ جیسے امیر زادوں کے لیے مقصد حیات ہوتے ہیں۔ مجھے تو ایک ایسے حسین ہم سفر کی ضرورت تھی جو صرف میری ساتھی ہوتی، زندگی کے ہر نشیب و افراد میں میرا ہاتھ تھامے رہتی اور میری رازدار ہوتی، میرے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر میرے احساسات کو جان سکتی اور میرے غموں کے بوجھ کو بانٹ دیتی، میری غم گسار ہوتی۔ اور جب میں دنیا کے ہنگاموں سے تھکا ہارا شام کو گھر واپس آتا تو اس کی گھنیری اور مہکتی ہوئی زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں تلے آرام کر سکتا، اس کی بے پایا محبت میں ڈوب کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا، خوابوں کی حسین وادیوں میں کہیں اس طرح گم ہو جاتا کہ کوئی میرا سراغ نہ پا سکتا۔ مجھے ایک ایسی شریک زندگی درکار تھی جو میرے درد کا درما بن سکتی اور میرے غموں کا مداوع کر سکتی، میری دولت اور جائیداد کے لیے وارث پیدا کر سکتی، جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتی اور میرے دشمنوں کے ارمانوں پر ایسی برق بن کر ٹوٹتی کہ ان کے خواب ہمیشہ کے لیے جل کر خاکستر ہو جاتے۔ لیکن میں ایسا کر سکنے کے باوجود نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں دنیا میں تنہا تھا اور میرے دشمنوں کی تعداد بے شمار، جو مجھے قدم قدم پر ڈسنے کے لیے کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ میں حسین گھر میں بھی شادی کا پیغام بھیجتا، میرے دشمن اس گھر کی خوشیوں کو بھی پامال کرنے میں کوئی وقیقہ فروز گزاشت نہ کرتے، اور میں چوری چھپے شادی کر لیتا تو میرے اوپر پھر سے انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی، اور میرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ والد کی موت کے بعد ہی سے میرے دشمنوں نے مجھے اپنی حسین لڑکیوں کی خوبصورت زلفوں کے جال میں پھانسنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور میرے لیے اچانک بے شمار رشتوں کی پیشکش آ گئی، رشتے جن کے پیچھے ہوس تھی، خود غرضی تھی، شاطرانہ چالیں پوشیدہ تھی، اور میں نے ان تمام رشتوں کو نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا۔ دنیا سے کٹ کر میں نے خود کو اپنی حویلی تک محدود کر لیا، لیکن اب یہاں بھی تنہائی کا احساس مجھے ڈس رہا تھا، اور جیکب کی شادی کے مشورے نے میرے ذہن میں ایسی ہلچل برپا کر دی کہ میرا جی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، اور میں نے سوچا کیوں نہ سب کچھ چھوڑ کر گوت میں بدھ کی طرح بن باس لے لوں اور کسی جنگل میں جا کر گیان حاصل کروں اور امر ہو جاؤں اور ہر چیز سے کنارہ کر لوں۔ لیکن عقل کہتی ہے کہ زندگی سے فرار حاصل کر کے بے چین روح کو قرار نہیں ملتا، اور یوں بھی ترک دنیا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر اچانک ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ملک سے ہی دور چلا جاؤں اور کچھ عرصہ سکون سے گزار دوں، اور یہ طے کر کے میں نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کیلاش اور جیکب کو حیران چھوڑ کر ایک روز سفر پر روانہ ہو گیا، اور جانے سے پہلے میں نے دیوان جی کو تمام ضروری ہدایات کر دیں، خاص طور پر اس بات کی کہ میری عدم موجودگی میں میرے دوستوں کا زیادہ خیال رکھا جائے اور انہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیا جائے۔ اپنے دوستوں کو میں نے صرف یہی بتایا کہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں اور جلد ہی واپس لوٹ آؤں گا۔ ذہن میں کوئی منصوبہ تھا، نہ قبل از وقت کسی منزل کا تعین، جہاں گردوں کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یورپ میں میرا دل بار ایٹ لا کرنے کے زمانے میں ہی بھر چکا تھا، اور وہاں کی رنگین فضاؤں میں تصنع اور بناوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز بقاؤ مال تھی اور جسے جب چاہے خریدا جا سکتا۔
और जी उचाट हो जाने के बाद पुराने खिलौनों की मानो तोड़कर फेंका जा सकता था। वहां का हर ताल्लुक मादी था, जिसका रूह की गहराइयों से कोई तलक नहीं होता। हर रिश्ते के लिए एक कीमत मुकर्रर थी। जिनके पास दौलत होती वो जज्बात से आरी उन रिश्तों को जिस वक्त चाहे खरीद सकती। गर्ज के वहां की फिजा मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने पहले कलकत्ता का रुख किया और जब कलकत्ता में दिल ना लगा तो बर्मा की राह ली। मेरा ख्याल था कि रंगून में रहकर कुछ दिनों के लिए मेरा दिल बहल जाएगा। बुद्ध मत के पगोडाउन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना और पढ़ रखा था और मैं उन्हें करीब से देखने का आरज़ूमंद था। मैं जानना चाहता था कि बुद्ध मत के पुजारियों ने जिंदगी के किस पहलू को इख्तियार करके खुद को दुनिया की उलझनों से दूर रखा और वो बाहर और अंदर से इस कदर पुरसकून कैसे नजर आते हैं। क्या उनकी जिंदगी में कभी कोई हलचल नहीं होती, कभी मद्दोजजर की कैफियत पैदा नहीं होती? और मैं उनके सुकून और ठहराव का राज जानना चाहता था। लेकिन जब मैंने उन पकड़ाओं की चार दीवारी के अंदर कदम रखा तो वहां भी मुझे जिस्म का कारोबार जारी नजर आया। तमाम पगोडों में तो ऐसा नहीं था, लेकिन हिम्मत करके आड़े लेकर वहां जो खेल खेला जाता था उसे देखकर महसूस करके मेरा जहन चकरा गया। बर्मा से दिल उकताया तो मैंने वापस हिंदुस्तान कूच किया। मदारस में चंद रोज बसर करने के बाद मैंने सिलवट में यहाँ भी हस्बे मामूल मैंने आला दर्जे के होटल में क़याम किया। एक गाइड की खिदमत हासिल की। सुबह से शाम तक खास मकामात की सैर करता और फिर रात को आकर होटल में पड़ा रहता। एक हफ्ते बाद मैंने सैलून को भी खैर बात कहना चाहा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। रवानगी से एक रोज कबल मैं मकामी अखबार में प्रेमनाथ जी का नाम देखकर चौंक उठा। प्रेमनाथ वालिद साहब के दरीना दोस्तों में से थे और मुझे भी प्यार करते थे। इन दिनों वो सैलून में सफीर की हैसियत से तैनात थे। कुछ पुरानी यादों ने जहन में करवट ली तो मैंने होटल से सफारत खाने को फोन किया और प्रेमनाथ जी पहली मेरी आवाज सुनकर चौंके और फिर मुझे पहचान जाने के बाद इस बात पर बरहम हुए कि मैंने किसी होटल में क़याम करने की हिम्मत किस तरह की। और मैंने उन्हें अपनी लाइल्मी का यकीन दिलाना चाहा और अपनी रुदात के बारे में बताया तो उन्होंने ना जाने क्यों दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया और मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। प्रेमनाथ जी यकलख्त ऐसी बेरुखी की तवक्का नहीं की जा सकती थी। वो हमेशा मुझे बहुत चाहते थे और मैं उन्हें चाचा जी कहा करता था और चाचा जी मुझे हमेशा बेटा जमाल कहकर मुखातब करते। बिल्कुल माँ की तरह मोहब्बत करती थीं। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ शायद प्रेमनाथ जी और चाची जी की मोहब्बत भी बदल गई थी। एक मैं था जो नहीं बदला और आज भी मेरी सोच में अंदाज में वैसा ही था जैसा पहले था। और उनके प्यार की यही कशिश थी कि जिसे मुझे प्रेमनाथ जी को फोन करने पर मजबूर किया था और मैं सैलून छोड़ने से पहले चाचा जी से मिलना चाहता था। दूसरी जन्म से अचानक राब्ता खत्म किया गया तो मेरा दिल टूट गया और मैं बड़ी देर तक माजी की हसीन धुंधलकों में गुम रहा। और जब किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे ख्यालात का हसीन शहरादा बिखर गया और मैंने बुझे हुए दिल से उठकर दरवाजा खोला तो हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मेरे सामने प्रेमनाथ जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी हैसियत से वालदा साहब से अपने पुराने तलकात का ख्याल किया था, जब ही तो सिफारत खाने से उठकर सीधे मेरे पास होटल आ गए और फिर उसके साथ ही मुझे कहता वो बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़े और बेटा जमाल कहते हुए बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया और फिर उन्होंने मेरी एक ना चलने दी। उसी वक्त मुझे अपने साथ अपनी कार में बिठा कर ले गए और अपने मुलाजम को होटल छोड़ गए ताकि वो हिसाब वगैरह अदा करके मेरा सामान घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया और फिर कपड़े तब्दील करने की गर्ज से अंदर चले गए। कुछ देर बाद उनका मुलाजम होटल से मेरा बोरिया बिस्तर बांध कर ले आया और मेरे मना करने के बावजूद खुद अपने हाथों से मेरा सामान खोल खोल कर कमरे में सजाने लगा। महाशय, मैंने मुलाजम को टोकते हुए कहा, तो मेरा काम क्यों बढ़ा रहे हो? कल सैलून से मेरी रवानगी है और जहाज में मेरी सीट बुक हो चुकी है और अब ये सामान मुझे दोबारा बांधना पड़ेगा। इसकी नौबत तो फिलहाल नहीं आएगी, उसने नहायत अदब से जवाब दिया। और बड़े सरकार ने होटल जाने से बेशतर ही आपकी सीट कैंसिल करा दी थी और मुझसे यही कहा था कि आप अभी कुछ दिनों तक यहीं क़याम करेंगे और मेरे पास खामोशी के सिवा और क्या चारा था।
मुलाजम से बेहद फजूल थी और वैसे मुझे खुशी हुई कि प्रेमनाथ जी ने साबका ताल्लुकात को फरामोश नहीं किया था, बल्कि पहले की निस्बत ज्यादा अपनायत का सबूत दिया। और शाम की चाय में मैंने अपने कमरे में पी, इसलिए कि प्रेमनाथ जी किसी सरकारी काम से गए हुए थे और मुझे हैरत थी कि अभी तक चाची जी मेरे सामने नहीं आई और ना ही मुझे तलब किया गया। चिराग जलने के बाद मैं प्रेमनाथ जी के साथ उनके खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठा बातें कर रहा था। अब वो कुछ बूढ़े होने लगे थे और गुफ्तगू के दौरान मैंने उन्हें वालिद साहब की मौत की खबर सुनाई तो वो रो पड़े। मैंने उनका जहन बटाने के लिए चाची जी के बारे में पूछा तो उनकी आंखें भी बरसने लगीं और वो भी प्रेमनाथ जी से अपना जीवन के तमाम बंधन तोड़कर मुल्क अदम को रवानगा हो चुकी थी। इस खबर को सुनकर मेरी पलकों के गोशे भी भीग गए। अभी मेरी आंखों में आंसुओं की नमी बाकी थी कि मेरे सामने का दरवाजा खुला और मैं दम बखुद रह गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चाची अचानक जिंदा होकर मेरे सामने आ गई हों। वही रंगो रूप, वही नाको नक्शा, वही शहर में डूबी हुई ख्वाबीदा सी आंखें, बिल्कुल वैसी ही स्याह और लंबी जुल्फें, नागन की तरह शानों पर बिखरी और बल खाती हुई। मैं उसे हैरतज़दा नजरों से घूरने लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और फिर प्रेमनाथ जी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मेरी मुहैयत का तिलस्म टूटकर किरचियों की तरह रेदा रेदा हो गया। तुम भी इसे देखकर धोखा खा गए और मुझे विश्वास था कि ऐसा ही होगा, प्रेमनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दरवाजे के करीब खड़ी लड़की को मुखातब करते हुए बोले, इधर आओ काजल बेटी, इनसे मिलो। ये मेरे बहुत ही प्यारे और स्वर्गवासी मित्र के अकलौते बेटे हैं। तस्लीम, मैंने उसके एहतराम में खड़े होते हुए कहा। नमस्ते, वो हाथ बांध कर बोली और फिर लहराती बल खाती हुई बड़ी और फूलों से लदी किसी महकती शाख की तरह झुककर बाप के करीब बैठ गई। क्यों जमाल बेटे, है वो ना हूँ बहू अपनी माँ की तस्वीर? प्रेमनाथ जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल किया और मैं तो यूं महसूस कर रहा था जैसे जागते में ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने बैठे हुए जवाब दिया, ऐसी हैरत अंगेज ममासलत शादो नाजर ही देखने में आती है, राई बराबर भी तो फर्क नहीं महसूस होता। अब शायद आप राई का पर्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काजल की मतरन्नम आवाज गूंजी और मेरे कानों में रस घोल गई। देखा तुमने, प्रेमनाथ जी बेटी की बात सुनकर बोले, बिल्कुल अपनी माँ की तरह शोको चंचल भी है और अब ये तुम्हें सैलून की सैर कराएगी। अपनी माँ की तरह इसे भी घूमने फिरने और नए नए इलाके देखने का बेहद शौक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है चाचा जी, मैंने बेतकल्फी से कहा। गाइड के पैसे भी बच जाएंगे। प्रेमनाथ जी के अलावा काजल भी मेरे जवाब सुनकर मुस्कुरा दी थी। तकदीर मेरे हालात के गिर्द नए ताने बाने बनने में मसरूफ थी और मैं यकसुई की तलाश में दुनिया की सियाहत को निकला था और किस्मत ने मुझे सैलून की भूल भलियों में उलझा रखा था। काजल मेरी जिंदगी में इस कदर दबे कदमों और चोर दरवाजे से दाखिल हुई कि मैं सोच भी ना सका और उस वक़्त चौंका जब बात मेरे इख्तियार से बाहर हो चुकी थी। प्रेमनाथ के हुक्म के मुजब काजल ने मुझे सैलून और उसके अतराफ के इलाके दिखाने शुरू कर दिए। एक हसीन रहबर के साथ मैंने जी भर कर सैर की और जल्द ही मुझसे वह यूं घुल मिल गई जैसे हम बरसों से एक दूसरे से वाकिफ रहे हों और साल हर साल की जुदाई के बाद दोबारा हमारी मुलाकात हुई हो। मैं चाचा जी का बेहद एहतराम करता था और हमारे तल्लुकात दरीना थे, इसलिए घर में किसी किस्म की रोक टोक का सवाल ही नहीं था। और फिर रोकने वाला था भी कौन? चाचा जी पहले ही स्वर्गवास हो चुकी थी और रहे चाचा जी, उन्हें अव्वल तो अपनी सफारती कामों से छुट्टी नहीं मिलती थी और अगर कुछ वक़्त बचता तो वह उसे पिंडत और पुजारियों के दरमियान गुजारते। अपने धर्म के मामले में वो बेहद सख्त और कट्टर वाक़या हुए थे और ज्ञान देहान की बातों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। उनके घर के मुलाजिम भी ज्यादा हिंदू थे और प्रेमनाथ की तरह वो भी पूजा पाठ और धर्म के मामले में पक्के थे। मैं जानता था कि काजल से मेरा मिलाप नामुमकिन है और मैं उससे महज दोस्तों की तरह बड़ी अपनाइयत से मिला, लेकिन काजल ने तो जैसे मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया था और मेरी दुनिया ही बदल गई। उसकी स्याह और नशीली आंखों का सहर मेरे होशो हवास पर छाता चला गया। उसकी बारीक गुलाब जैसे होंठों की मुस्कुराहट मेरा सब कुछ लूट कर ले गई और मेरे पास कुछ ना बचा।
उसकी मधुर आवाज़ों में झरनों का तरन्नुम था और मैं उस तरन्नुम में पूरी तरह खो चुका था। जब जागने की कोशिश की तो दिल ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। काजल ने मुझे जो प्यार दिया था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया था और मैं उस दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। उस हसीन वजूद से अपनी तन्हा ज़िंदगी के सोने गोशों को महकाना अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू थी। लेकिन मैं ये भी जानता था कि प्रेमनाथ जैसा कट्टर हिंदू और धर्मात्मा मेरी ख्वाहिश को कभी पूरा ना होने देगा और मज़हब की दीवार मुझे काजल से करीब तर होने नहीं देगी। और मैंने इस मसले पर जितना सोचा मेरा उतना ही जहन उलझता चला गया। मेरे दिलो दिमाग, मेरे एहसासात और मेरे दिल पर काजल का कब्जा था और मैं उसकी आंखों की झील में ऐसा गुम हुआ कि अपने गर्दो पेश तक की खबर ना रही। और मुझे हमेशा यूं लगता था कि हम एक दूसरे के लिए तख्लीक किए गए हैं, जैसे हम इत्तफाकिया मिले नहीं थे। कुदरत मुझे खुद काजल से मिलाने के लिए सैलून तक खींच लाई थी। जज्बात की रोह में बहकर मैं और काजल एक दूसरे का हाथ थामे बहुत दूर निकल गए। हमने एक साथ जीने और एक साथ मरने की कसम खाई, अहदो पैमा किए थे कि कभी एक दूसरे से जुदा ना होंगे और जिंदगी की पुरसहीच रास्तों पर हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे हंसते मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मोहब्बत ने हम दोनों को अंधा कर दिया था, शायद इसीलिए कि मोहब्बत का कोई दीन धर्म नहीं होता। मोहब्बत का जज्बा दुनिया के जज्बों से पाक और मुकद्दस होता है। लेकिन हम ये भूल गए थे कि हमारे दरमियान समाज की दीवार किसी मजबूत किले की तरह हायल थी। काजल अगर किसी दरमियानी तबके से ताल्लुक रखती तो और बात थी, लेकिन वो एक सफारतकार की बेटी थी और उसके बाप का धर्म पक्का था। और मेरे जहन में काजल की जुदाई का तस्वर भी सोचकर मैं दीवाना हो गया कि मैं काजल को हासिल करने के लिए सारी दुनिया से टकरा सकता था। लेकिन प्रेमनाथ मेरे वालिद के दोस्तों में से थे और बाप की तरबियत मुझे प्रेमनाथ के खिलाफ काम करने से रोक रही थी। और एक रोज मैंने सोचा कि चुपचाप सामान बांध कर वहां से चला जाऊं, लेकिन काजल के प्यार ने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी और मैं उस समय पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर ये भी सच था कि मोहब्बत की ये घड़ियां गिनी चुनी रह गई हैं और मोहब्बत का इल्म दूसरों से पोशीदा नहीं रखा जा सकता। और जिस दिन को भी हमारे तल्कात का इल्म हो जाता उस रोज घर में तूफान उठ जाता और इन्हीं परेशानी ख्यालात ने मेरी दुनिया अंधेर कर रखी थी। एक दिन काजल ने मेरी बेचैनी महसूस करते हुए पूछा, क्या बात है जमाल, तुम कुछ दिनों से आकर इतने खोए खोए क्यों रहते हो? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दीवाना बना दिया है काजल। मैंने उसे बहलाने की कोशिश की। मुझे बना रहे हो? वो नशीली आंखों से मुझे घूरते हुए बोली। सच बताओ जमाल, क्या बात है? तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? कुछ भी तो नहीं, मैंने उसका नर्म मुलायम हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। तुम्हें वहम हो गया है, तुम्हें मेरी सौगंध। मैं काजल की कसम दिलाने पर तड़प उठा। काजल मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज थी और मैं उसकी कसम के आगे मजबूर हो गया। अंदेशे मेरे जहन में आतिश फशां की तरह अंदर ही अंदर दबक रहे थे और मैंने वो सारे के सारे काजल के सामने खोल दिए और वो हक्का बक्का मेरी बातें सुनती रही और मैंने अपने दिल के सारे जख्मों को खोल कर रख दिया। तो वो कुछ देर गुमसुम रही और मैंने नजरें उठाकर उसने मेरी तरफ देखा तो मैं तड़प उठा। उसकी हरनियों जैसी आंखें भीग गई थी और मैंने जल्दी से रुमाल निकालकर उसके आंसू जज़ब किए और फिर बेइख्तियार उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेता हुआ बोला, काजल, खुदा के लिए इन आंसुओं को रोक लो वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं जमाल, हम जिंदा रहेंगे। उसने अचानक मेरे बाजुओं के हिसार से निकलकर बड़ी संजीदगी से कहा, हमने जीवन भर एक दूसरे के संग संग रहने का वादा किया है। हम आजाद पंछियों की तरह उड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहां मोहब्बत के बैरी हमें एक दूसरे से जुदा ना कर सके। इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं काजल, मैंने बेजहर खंड से जवाब दिया। हम जहां भी जाएंगे धर्म के ठेकेदार हमारे दरमियान हायल रहेंगे। हम इस दीवार को तोड़ देंगे। वो बड़े यकीन से बोली, मोहब्बत में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी। मैं जानती हूँ, काजल ने होंठ काटते हुए कहा।
वो हमें ना पाएंगे लेकिन हमें एक ना होने देंगे, इसलिए कि अगर ऐसा हुआ तो धर्म के नाम पर कालक लग जाएगी और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी यही सोचता हूँ काजल कि चाचा जी क्या कहेंगे, मैंने दबी जुबान में कहा, और मैंने उसके विश्वास को ठेक नहीं पहुंचाई है। क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? ऐसा मत सोचो जमाल, हमने प्रेम किया है, कोई पाप नहीं। और मेरी आंखों में आंखें डालकर वो बोली, प्रेम तो अमर होता है और तुम्हारे लिए मैं तमाम दुनिया से टकरा सकता हूँ, मगर तुम्हारे चाचा जी। एक बात पूछूं जमाल, क्या तुम्हें इजाजत की जरूरत है? मैंने उसे हैरत से देखा। अगर मैं तुमको ना मिल सकी तो? काजल ने बड़ी मासूमियत से पूछा तो मैं तड़प उठा, शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। इतना प्यार करते हो मुझसे? वो मुस्कुरा दी। तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, चाहो तो आजमा कर देख लो। आजमाइश वहां होती है जहां मन में खोट होता है। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपना मन मैला ना करो जमाल, पिताजी से मैं खुद हाथ फैलाकर अपना अधिकार मांगूंगी, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मैंने कहा, और हमारी शादी का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं जानती हूँ, काजल ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर पिताजी ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें पाने के लिए अपना धर्म बदल दूंगी, मुसलमान हो जाऊंगी। तो फिर धर्म की दीवारें मुझ में भी एक एक करके टूट जाएंगी और हमारे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। और फिर काजल ने जो कुछ कहा था वो पूरा कर दिखाया। उसने अपने वालिद के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। प्रेमनाथ ने यही जवाब दिया था कि वो काजल को अपने हाथों से मौत के घाट तो उतार सकते हैं, लेकिन उसे मुझसे शादी की इजाजत नहीं दे सकते। उन्हें अपना धर्म औलाद की मोहब्बत से ज्यादा अजीज था और होना भी चाहिए था। उन्होंने काजल को अपने फैसले से आगाह किया तो काजल खामोश हो गई। उसने बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की, किसी ठहरे हुए तूफान की तरह वक्ती तौर पर चुप हो गई। और प्रेमनाथ जी ने यही समझा कि मैंने काजल को बहका कर उनके घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की है, इसलिए वह बफरे हुए जख्मी दरिंदे की तरह मुझ पर बरस पड़े और मैं गर्दन झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे, जो उनके मुंह में आया कहते चले जा रहे थे, और मैं काजल को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। प्रेमनाथ अपने दिल की भड़ास निकाल चुके तो मैंने डरते डरते दबी जुबान में कहा, चाचा जी, मैं काजल को हासिल करने की खातिर। खबरदार, चुप हो जा। वो दोबारा भड़क उठे। मैं किसी कीमत पर काजल को तेरे हवाले नहीं कर सकता। पापी, अपराधी, अगर तू मेरे मित्र का लड़का ना होता तो मैं तेरी जुबान गद्दी से खींचकर अपने चरणों तले रोंद डालता। तेरी भलाई इसी में है कि चुप चुपाते अपना सामान ले और मेरे घर से चला जा, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सैलून से भी दूर चला जा, नहीं तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाता हूँ चाचा जी। खबरदार, जो तूने अब मुझे चाचा जी कहा, वो गर्ज कर बोले, जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। और मेरे लिए अब कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं थी। प्रेमनाथ ने मुलाजमों के सामने मेरी जो बेइज्जती की थी वही बहुत थी। शायद अगर मैं मजीद कुछ कहने की कोशिश करता तो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकलवा देते। चुनाचा मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटा और वहां से चल दिया। प्रेमनाथ के बूढ़े मुलाजिम राम प्रसाद ने मेरे साथ इतनी मेहरबानी की कि मेरे लिए टैक्सी ला दी, और फिर जब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो उसने मेरी गोद में एक मुड़ा तोड़ा कागज फेंका और पलट कर तेजी से अंदर चला गया। टैक्सी मेरे बैठते ही चल पड़ी और मैंने ड्राइवर को उसी होटल का पता बताया जहां मैंने शुरू में कयाम किया था। राम प्रसाद का फेंका हुआ कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में था और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं जानता था कि इस कागज के टुकड़े में काजल का कोई पैगाम होगा, इसीलिए मैं उसे खोलते हुए डर रहा था। कागज का वो मुक्त से टुकड़ा मेरी मौत और जिंदगी का मसला बन गया था। काजल ने बाप के सामने जिस तरह खामोशी इख्तियार कर ली, उससे यही जाहिर हुआ था कि वो बाप से खौफजदा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ उसने मुझसे भी मोहब्बत के सैकड़ों अहदो पैमा किए थे, और बड़ी देर तक मैं कागज के टुकड़े को उलट पलट कर देखता रहा और फिर उसे खोल कर देखा। पैगाम बड़ा मुक्त सिर था। काजल ने सिर्फ इतना लिखा था कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना कर बैठना, मेरा इंतजार करना। सैलून में अब 1 मिनट के लिए मेरा रुकने को जी नहीं चाहता था। अगर कागज का वो टुकड़ा मेरे कदमों की जंजीर ना बन जाता तो शायद मैं दूसरे ही दिन अपनी किस्मत की बदनसीबियों को समेटे
वहां से किसी और मुल्क के लिए रवाना हो जाता। काजल के कहे को टालना मेरे इख्तियार की बात नहीं थी। उसने इंतजार करने को कहा था और मैं मरते दम तक उसका इंतजार करने को तैयार था, और मैंने खुद को होटल के कमरे तक महदूद कर लिया। मुझे हंगामों से शदीद नफरत हो चुकी थी। 4 रोज तक मैं अपने कमरे में पड़ा रहा। इस दौरान ना तो काजल ने कोई पैगाम भेजा और ना फोन पर उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, और मेरी उम्मीदें लम्हा बे लम्हा दम निकलती जा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि काजल को भला क्या खबर होगी कि मैंने कहां क़याम किया है। हो सकता है कि वो मेरी तलाश में भटकती रही हो। उस ख्याल ने मेरे रहे सहे सुकून को भी बर्बाद कर दिया, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। प्रेमनाथ के घर फोन करता तो क़यामत को दावत देने के मुतरादिफ था, और इसके सिवा उसका हाल व हवाल मालूम करने का कोई दूसरा जरिया भी ना था। गुजरते वक्त का एक एक लम्हा मेरे लिए बड़ा अजियतनाक था, और मैंने 2 रोज इंतजार किया और फिर मायूस होकर सैलून को खैरबाद कहने का इरादा कर लिया। 6 रोज बाद मैंने शो किया और कपड़े तब्दील करके अपनी सीट बुक कराने की खातिर होटल से जाने का इरादा कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। कौन है, अंदर आ जाओ, मैंने ये सोच कर के कोई होटल का बैरा होगा जल्लाए हुए लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और राम प्रसाद घबराया घबराया सा मेरे सामने मौजूद था, और मेरा दिल यक लख्त धड़कने लगा। राम प्रसाद तुम, मैंने तेजी से उसके करीब जाते हुए कहा। सब खैरियत तो है ना? राम प्रसाद ने बूढ़ी नजरों से मेरे चेहरे की सिमत देखा और फिर अपनी बिंडी से एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, और मैंने तेजी से लिफाफा चाक किया। अंदर से काजल का लिखा हुआ पैगाम मिला। जमाल, मुझे उम्मीद है कि तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे होगे। कुछ मजबूरियां थी जो मैं तुमको पहले कुछ न लिख सकी, लेकिन अब हालात अस्तवार हो गए हैं। राम प्रसाद मेरे भरोसे का आदमी है, इसलिए उसको तुम्हारे पास भेज रही हूं। समय कम है, इसलिए ज्यादा नहीं लिख सकती, और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल शाम ठीक 7 बजे बंदरगाह पर सामान समेत मेरा इंतजार करना, और मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। तुम निराश मत होना। काजल को दुनिया की कोई ताकत तुमसे जुदा नहीं कर सकती, मौत भी नहीं। और मैं खत पढ़ने में इतना महू था कि मुझे किसी बात का होश नहीं था। काजल का खत पाकर मैं आसमानों पर उड़ रहा था। उसने मुझे जिंदगी की नवीद दी थी। मैं बार बार उस खत को पढ़ता रहा और फिर नजरें उठाई तो राम प्रसाद वहां मौजूद नहीं था। मैं हाथ मलता रह गया। राम प्रसाद से मैं अपनी काजल के बारे में बहुत कुछ दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन वो गालबन कुछ देर रुक कर वापस चला गया था। काजल का खत पा लेने के बाद मेरी मुसर्रतों का कोई ठिकाना न था। मुलाब की घड़ियों ने आरती जुदाई के लम्हात को बड़ा खटन बना दिया, और कल तक मैं कितना उदास, किस कदर मायूस था, लेकिन मोहब्बत के एक हकीर पुर्जे ने जैसे मेरे मुर्दा जिस्म में नई रूह फूंक दी, और मैंने सोचा कि काजल को फोन करूं। वो फोन रिसीव करती तो जो 2-4 बातें कर लेता, और कोई और कॉल रिसीव करता तो मैं फोन बंद कर सकता था। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया, इतनी बेचैनी भी अच्छी नहीं, और वक्त गुजारने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। खुदा खुदा करके वक्त गुजरा। अगले रोज मेरी बेचैनी काबिले दी थी, और मैंने 5:30 बजे ही टैक्सी मंगवा ली, और फिर ठीक 6 बजे बंदरगाह पहुंच गया। काजल ने 7 बजे का लिखा था, और मैं सामान रखकर उस हजूम में उसे तलाश करने लगा, मगर उसके आने में अभी देर थी। बहरहाल मैंने ये मालूम कर लिया कि जहाज उस वक्त किनारे पर लंगर अंदाज था, और उसे ठीक 7:30 बजे बंबई के लिए रवाना होना था। और मैंने काजल के इंतजार में चहलकदमी शुरू कर दी। मेरी निगाहें बार बार लोगों के हजूम की जानब उठ जाती। वक्त चींटी की रफ्तार से गुजर रहा था। मुसाफिरों ने जहाज पर चढ़ना शुरू कर दिया तो मेरा इज़्तिराब भी बढ़ने लगा। 6:45 बजे एक नवार्द जो कोई मकामी ही बाशिंदा नजर आ रहा था, अचानक मेरे सामने आकर रुक गया। उसका अंदाज इस कदर भूंडा था कि मुझे गुस्सा आ गया। जिन नजरों से वो मुझे घूर रहा था उससे यही जाहिर हो रहा था जैसे वो कोई सुराग सा हो, और मेरी कोई आदि मुजरम जो अचानक रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुझे उसकी हरकत सख्त गुजरी, और मैंने तेवरी पर बल डालकर उसे तीखी नजरों से देखा। कुछ बोलना चाहा, लेकिन नवार्द ने पहल कर दी। क्या मिस्टर जमाल असगर आप ही का नाम है? जी। मैंने अपना नाम सुनकर चौंका। जी हाँ, मैं जमाल असगर हूँ, लेकिन आप?
मुझे ये लिफाफा आप तक पहुंचाने का हुक्म मिला है। उसने एक लिफाफा मेरी जानब बढ़ाते हुए कहा, उसमें आपके कागजात और टिकट मौजूद हैं। शुक्रिया। मैंने लिफाफा उसके हाथ से लेते हुए बेचैनी से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? आई एम सॉरी, मुझे बाकी बातों का कोई इल्म नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया और फिर तेजी से घूमकर हजूम में गुम हो गया। मैंने धड़कते हुए दिल से लिफाफा खोला। उसमें फर्स्ट क्लास के कैबिन का बंबई तक का टिकट मौजूद था। बंदरगाह पर लगे हुए स्पीकर पर बार बार ऐलान हो रहा था कि मुसाफिर परेशानी से बचने की खातिर जल्द अज जल्द अफसर राब्ता सिविल का जहाज पर पहुंचने की कोशिश करें। और मैंने दस्ती घड़ी देखी, 7 बजने में 2 मिनट बाकी थे और मैंने एक बार फिर हजूम पर निगाह डाली, लेकिन काजल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल की आड़ में प्रेमनाथ ने मुझे धोखा देकर सैलून से भगाने के लिए चाल चली हो। इस ख्याल से मेरा दिल डूबने लगा, लेकिन फिर यह ख्याल ज्यादा देर तक कायम न रह सका, इसलिए कि प्रेमनाथ के घर से रवाना होते वक्त भी राम प्रसाद ने काजल का पैगाम मुझे दिया था और बंदरगाह तक पहुंचने का पैगाम भी वही लाया था। और मैंने अपने दिल को समझाया, फिर इस ख्याल से कि कहीं काजल पहले ही जहाज में ना मौजूद हो और उसने मुझे देर से पहुंचने की ताकीद इसलिए की हो कि बंदरगाह पर हम दोनों का एक साथ देखे जाना हमारे लिए परेशानी का सबब भी बन सकता था। और मैंने जल्दी जल्दी जरूरी कार्रवाई मुकम्मल कराई और सामान समेत अपने कैबिन में आ गया, लेकिन काजल वहां भी मौजूद नहीं थी। मैं सामान कैबिन में रखवा कर बाहर निकल आया। मेरी उलझन काबिले दी थी और मेरी निगाहें जहाज पर और नीचे खड़े हुए लोगों में काजल को तलाश कर रही थी। गुजरता हुआ एक एक पल मेरी वहशतों में इजाफा कर रहा था और फिर जब जहाज और साहल को मिलाने वाली सीढ़ियां हटाई गईं तो मैं तड़प उठा। जहाज के रवाना होने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, लेकिन काजल नहीं आई और मेरा दिल डूबने लगा। पलकों के नीचे मायूसी का गुप्त अंधेरा छाने लगा और मेरे साथ कहीं ना कहीं कोई धोखा जरूर हुआ था, लेकिन मेरा दिल ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि काजल ने मेरे साथ दीदा दानिस्ता बेवफाई की होगी। ठीक 7:30 बजे जहाज को हरकत हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो साहल से दूर होने लगा। मुसाफिरों और बंदरगाह पर खड़े हुए लोगों के दरमियान अलविदाई सलाम का सिलसिला अभी जारी था और हाथ हिला हिलाकर वो एक दूसरे को रुखसत कर रहे थे। मेरी उम्मीदें एक एक करके टूट चुकी थी और मैं रेलिंग पर झुका खड़ा उन मौजों को देख रहा था जो जहाज और साहल के दरमियान तड़प रही थी, और यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा सांस घुट कर रह जाएगा। और फिर मैंने सोचा, क्यों ना खुद को भी समुंदर की इन मौजों में गिरा दूं जो साहल तक तड़प कर जाती थी और सर टकराकर बेनीलो मुराद वापस लौट आती थी। और बहुत देर तक मैं रेलिंग थामे खड़ा हालात की सितम जरीफी पर गौर करता रहा। और फिर जब बंदरगाह के बरकी कमके नजर आने बंद हो गए तो मैं किसी लुटे हुए मुसाफिर की तरह गर्दन डाले अपने कैबिन में आ गया। और तब मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। मुझ पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी होने लगी और मैंने जल्दी जल्दी आंखें मलकर गौर किया, मगर वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी जो मेरी काजल के रूप में मेरे कैबिन के अंदर मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम काजल, तुम? मैंने हैरत से उसके करीब होते हुए पूछा। हाँ जमाल, मैं हूं तुम्हारी काजल, उसने बड़े दिल आवीज अंदाज में कहा। क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? काजल, तुम ना आती तो मैं। छी, उसने मेरे होंठों पर हाथ रखकर तेजी से कहा। खुशी के मौकों पर ऐसी बुरी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। काजल मेरी जिंदगी। मैंने बेखुद होकर पहली बार उसे अपनी आगोश में पूरी शिद्दत से भींच लिया, इतना करीब कि हमारे दिल की धड़कनें भी आपस में टकराने लगी। कायनात का जर्रा जर्रा हमारे हम आगोश होने पर झूम उठा। बंबई पहुंचकर हमने एक आला दर्जे के होटल में क़याम किया। दूसरे दिन काजल अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसके इरादे अटल थे। वो तो अपनी मर्जी और खुशी से मुसलमान होने का इरादा करके आई थी। उसने बाकायदा और ठोस कदम उठाया और मैंने उसका नाम दरख्शां तजवीज़ किया, जिसे उसने बखुशी कबूल कर लिया। काजल से दरख्शां बनने के बाद हमने इस्लामी तरीके से 2 मुअज़्ज़ज़ गवाहों की मौजूदगी में शादी की और वो रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात थी। उस रात 2 बेचैन रूहें एक हुई थी। उस रात मैंने दरख्शां के साथ मिलकर एक नई जिंदगी के हसीन सफर का खूबसूरत आगाज किया। दरख्शां की उस रात
अपनी माँ बाप की याद भी आई, जो फितरी बात थी, लेकिन मुझे पा लेने के बाद वो भी बहुत मसरूर थी। मैंने शादी के दूसरे रोज कैलाश और जैकब को भी इसकी इतला कर दी। दीवान जी को भी पैगाम रवाना किया कि हवेली को नए सिरे से आरास्ता किया जाए ताकि दरख्शा का शानदार इस्तकबाल हो सके। दरख्शा को पा लेने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तमाम कायनात की खुशियां और नेमतें सिमट कर मेरे दामन में आ गई हों। वो जागती होती तो मैं उसके सामने बैठा उसकी परस्तश करता रहता। वो सो जाती तो मैं उसके ख्वाबीदा हुस्न को पहरों इस तरह तकता रहता जैसे वह सब कुछ एक ख्वाब हो। मैं दरख्शा के साथ पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की सैर करना चाहता था, लेकिन दरख्शा बज़िद थी कि पहले वो अपने असली घर जाएगी और फिर कोई दूसरा प्रोग्राम मुरतब किया जाएगा। चुनाचा मैंने दीवान जी को अपने पहुंचने का तार रवाना किया और तीसरे ही रोज हसीनाबाद पहुंच गया, जहां कैलाश और जैकब ने तवक्का से बढ़कर हमारा शानदार और पुरतपाक खैर मकदम किया और सोया ने सगी बहनों की तरह आगे बढ़कर दरख्शा को गले लगा लिया। दीवान जी ने मेरे हुक्म के मुजब हवेली का नक्शा ही बदल डाला। हर चीज को नए सिरे से तरतीब दिया गया और निहायत सलीके से सजाया गया था और मेरे मुलाजमीन भी मेरी शादी पर बहुत खुश थे। मैं उन सब से बड़ी गर्मजोशी से मिला और फिर दरख्शा और अपने दोस्तों के साथ अंदर आ गया। भगवान कसम जमाल, तुम तो स्त्री की बजाय देवी उठा लाए हो, कैलाश ने दरख्शा की तारीफ करते हुए कहा। मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी इतनी सुंदर और कोमल होगी। भगवान सदा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। कव्वे की चूंच में अंगूर वाली मसाल सादक आ रही है। जैकब ने सर्द आह भरकर शोखी से कहा, और मैं भी तुम्हारे इंतखाब की दाद देता हूँ और ये नसीहत भी करता हूँ कि भाभी की कदर उसी तरह करना जिस तरह। खबरदार जमाल, कैलाश तेजी से बोल पड़ा, इस पादरी के साये से भी दूर रहना, वरना तुम भी जोरों के गुलाम बन जाओगे। पोत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कैलाश भी। जैकब संजीदगी से बोला, तो मैं खैर जो हूं वो हूं, लेकिन जमाल तुम इन महाशय को भी देख लेना, और मेरा दावा है कि बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो तो मर्द नहीं रहता। फादर जैकब बनकर बीवी के तलवे चाटने लगता है। कैलाश ने बरजस्ता कहा तो मैं मुस्कुरा दिया और जैकब भी भीम कर रह गया था। दूसरे रोज जैकब और कैलाश ने मिलकर हमारी दावत का एहतमाम किया। उस पुरतकल्लफ दावत में हसीनाबाद और कुर्दी के खास लोगों को भी मदऊ किया गया और कुछ सरकारी अफसरों को आलाबाद से भी बुलाया गया। रात गए तक दावत का सिलसिला जारी रहा और मेरे दोस्तों ने मुझे अपने पुरखलूस मुबारकबाद और कीमती तोहफे से नवाजा और फिर वो एक एक करके रुखसत होने लगे। मैं कैलाश और जैकब के साथ मिलकर मेहमानों को रुखसत करने में लगा हुआ था कि दीवान जी ने आकर मुझे एक तरफ बुलाया और फिर आहिस्ता से बोले, सरकार, चित्तरकोट के डिप्टी कमिश्नर साहब आपको तखलिये में बुला रहे हैं। और मैंने दीवान जी की बात को कोई अहमियत नहीं दी और उनके साथ अंदर चला गया, जहां डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार और पंडित ओम प्रकाश एक कमरे में मेरे मुंतजिर थे। आनंद कुमार को तो मैं पहले से जानता था। हमारे दरमियान कोई मुस्तकिल राह रस्म नहीं थी, लेकिन जागीर के सिलसिले में 2-3 बार मुलाकात के दौरान अच्छी खासी सलाम दुआ हो गई। पंडित ओम प्रकाश को कैलाश ने मदऊ किया था, इसलिए कि वो कर्दी के सबसे बड़े पंडित थे और हिंदुओं के हलके में उनको बड़ी कद्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार ने उठकर मुस्कुराते हुए मुझसे मुसाफा किया, लेकिन पंडित ओम प्रकाश ने मुझे देखते ही कुछ ऐसा कड़वा सा मुंह बनाकर नजरें फेरी कि मेरा माथा ठंक के बगैर न रह सका। और मैंने ज्यादा तवज्जो इसीलिए नहीं दी कि मुझे मालूम था पंडित पुजारी किस्म के लोग इलाके में होने वाली दावतों में शरीक होने से इनकार तो नहीं करते, लेकिन जहां मसला गैर मजहब और धर्म का आ जाए वहां कुछ ज्यादा ही छूत छात का मुजाहरा शुरू कर देते हैं ताकि अपने हलके में उनकी ज्यादा शोहरत हो सके। मैं आपको शादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं मिस्टर जमाल। डिप्टी कमिश्नर ने बड़े गर्मजोशी से मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर आनंद, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर पूछा, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। इस खुशी के मौके पर मुझे अपनी सरकारी हैसियत का इजहार करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बातें दरियाफ्त करने के लिए मजबूर हूँ। तकल्लुफ छोड़िए आनंद जी, मैंने डिप्टी कमिश्नर के लहजे की संजीदगी को महसूस करते हुए कहा। आप जो दरियाफ्त करना चाहते हैं खुशी से दरियाफ्त कीजिए। आपकी बीवी का नाम क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने सिगरेट जलाकर निकाल कर जलाते हुए पूछा। मुझे आनंद
کہ कुमार के सवाल पर ऐसा लगा जैसे भरे मजमे में किसी ने मेरे कपड़े उतार लिए हों और मैंने हालात की नजाकत को महसूस करते हुए पिंडत ओम प्रकाश के चेहरे पर नजर डाली, जो बदस्तूर मुंह फैलाए बैठा था। आनंद कुमार के सवाल के साथ ही पिंडत जी की कोशादा पेशानी पर लातादाद आड़ी तिरछी शिकने भी उभर आईं और मैं समझ गया कि मेरे सुसर प्रेमनाथ जी ने मुझे हरासा करने की खातिर गालबन अपने असर शोक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मुझे इस बात का अंदाजा पहले से नहीं था। और मेरा ख्याल था कि प्रेमनाथ को इस बात की खबर जरूर मिल गई होगी कि काजल अब काजल नहीं बल्कि अपनी मर्जी से दरख्ता बन चुकी है, और इस बात के इल्म में आ जाने के बाद प्रेमनाथ को बात बढ़ाकर खुद अपनी जग हंसाई नहीं करानी चाहिए थी, लेकिन शायद वो भी अपने धर्म बरादरी के हाथों मजबूर होकर हमाकत करने पर आमादा हो गए थे। एक लम्हे को मैं नर्वस जरूर हो गया, लेकिन फिर मैंने बड़ी संजीदगी से डिप्टी कमिश्नर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा मिस्टर आनंद। मैंने आपकी बीवी का शुभ नाम दरियाफ्त किया था। आनंद कुमार ने संजीदगी से अपना सवाल दोहरा दिया, और मेरा ख्याल है कि आपने दावतनामा पढ़ने की जरूरत नहीं समझी थी, वरना मेरी बेगम का नाम दरियाफ्त करने की जहमत से जरूर बच जाते। और मैंने जहर खन से डिप्टी कमिश्नर को घूरते हुए जवाब दिया तो वह सटपटाकर रह गया। पिंडत ओम प्रकाश अपनी गंजी खोपड़ी सहलाने लगा। आपने प्रेमनाथ जी का नाम तो सुना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने पैंतरा बदल कर कहा, सैलून में सफीर के ओहदे पर तैनात हैं, खूब अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं होंठ काटते हुए बोला, वो मेरे साल वालद साहब के बड़े अच्छे और पुराने दोस्तों में से हैं। फिर तो आपने प्रेमनाथ की बेटी काजल का नाम भी जरूर सुना होगा। आनंद कुमार ने अल्फाज चिरवाते हुए दरियाफ्त किया। जी हाँ, मैं कदरे तेज हो गया। आप जिस काजल का जिक्र कर रहे हैं वो मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम अब दरख्शां है और वो मेरी बीवी है। फरमाइए और क्या दरियाफ्त करना चाहते हैं आप? हमें इत्तला मिली है कि आपने जबरदस्ती काजल को मुसलमान करके उससे शादी कर ली। डिप्टी कमिश्नर ने आवाज ऊंची उठाने की कोशिश की। मिस्टर आनंद, मैंने उसे खौफनाक नजरों से घूरा। अगर आप यहाँ रंग में भंग डालने आए हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और अगर आपका मकसद कानून के दायरे में रहकर वाकयात की छानबीन करना है तो मैं सुबह आपके दफ्तर भी आ सकता हूँ। अपनी इज्जत पर मैल आया तो तुम कैसे नाच उठे? पिंडत ओम प्रकाश ने उठते हुए तेज आवाज में कहा। दूसरों की इज्जत का भी कुछ ध्यान है तुम्हें? पिंडत जी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, आपको मेरे मामलात में दखल देने का कोई इख्तियार नहीं। अगर आप अपनी जुबान बंद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? पिंडत ने लाल पीला होते हुए पूछा। क्या मुलाजमों से धक्के देकर निकलवा दोगे? मिस्टर आनंद, मैंने कदरे सख्ती लहजे में डिप्टी कमिश्नर से इल्तिजाज किया। पिंडत जी को रोकने की कोशिश कीजिए, वरना मैं भी तलख कलामी पर आमादा हो जाऊंगा। अगर आपकी कोई इज्जत है तो आपको मेरी इज्जत और हसीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। हालात की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर जमाल। आनंद कुमार ने मुझे आपे से बाहर होता देखकर पिंडत ओम प्रकाश को इशारे से खामोश रहने की ताकीद करते हुए कहा, मेरे पास इस बात की तहरीर रिपोर्ट मौजूद है कि आपने एक हिंदू लड़की को वर्गलाकर पहले मुसलमान किया और फिर उससे शादी कर ली। बहसीयत डिप्टी कमिश्नर मुझे इख्तियार है कि वाकयात की छानबीन करूं, और छानबीन के लिए आपने इसी वक्त का इंतखाब किया। मैंने गुस्से से होंठ चबाते हुए सर्द आवाज में पूछा, आपको अगर ये वक्त मुनासिब नहीं लगता तो कल सुबह आप मेरे दफ्तर तशरीफ ले आएं। आनंद कुमार ने मेरी जल्लाहट देखकर ज़हरे लब मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर है। मैं दांत पीस कर बोला, कल मैं आपके दफ्तर आ जाऊंगा। अगर जहमत ना हो तो अपने साथ सबूत के तौर पर जरूरी दस्तावेज भी ले आइएगा, ताकि बाद में दोबारा परेशानी ना उठानी पड़े। ऑल राइट, मैंने बात खत्म करने की गर्ज से खून के घोंट पीते हुए सपाट आवाज में जवाब दिया। अगर नागवार खातर ना हो तो अपनी मिसेज को भी साथ ले आएं, मुझे उनका बयान भी दरकार होगा। आनंद कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बार बार आंख पर तेल छिड़क रहा था और मैं उस खुशी के मौका पर कोई बदमजगी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये भी अंदाजा हो रहा था कि वो आसानी से नहीं टलेंगे और मैं बात को जितना खत्म करने की कोशिश करूंगा वो उतना ही शेर होते जाएंगे। चुनाचा मैंने कुछ सोचकर कहा, मिस्टर आनंद, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं बार 8 लॉ में भी हूँ। OIC डिप्टी कमिश्नर संजीदा हो गया। ये बात तो मैं भूल ही गया था। अच्छा, अब इजाजत चाहता हूँ। 1 मिनट, इस बार मैंने अल्फाज चबाते हुए कहा। आपको अगर जहमत ना हो तो अपने दफ्तर से मेरे नाम का एक नोटिस जरूर जारी करा दीजिएगा, इसलिए कि मैं बगैर नोटिस के
किसी दफ्तर में जाकर अपना वक्त बर्बाद करने का आदी नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि नोटिस और सम्मन जारी होने से एक फायदा यह भी होता है कि केस फाइल पर आ जाता है और उसकी रूदाद अखबार वालों को भी बेआसानी मिलती रहती है। मैं समझा नहीं, आनंद कुमार ने चौंकते हुए मुझे घूरा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो समझ में ना आ सके, मैं तलख आवाज में बोला। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसके लिए दूसरे हाथ का हिलाना भी जरूरी होता है। और मेरा मतलब ये है कि अगर प्रेमनाथ खुद अपनी बदनामी चाहते हैं और अपनी शोहरत का ढंढोर पीटना चाहते हैं तो फिर मुझे खामोश रहने की क्या जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि अगर कानूनी नोयत की कोई जाती दस्तावेज बार बार का झगड़ा निपटाने के लिए एक बार अखबार में नुमाया तौर पर शाया कर दी जाए तो उससे दो फायदे होते हैं। अव्वल ये कि इंसान बहुत सारी जहमतों से बच जाता है और दूसरा ये कि इससे दूसरे फ्री की शोहरत को भी खासी पब्लिसिटी मिल जाती है। ऐसी पब्लिसिटी जो उसके नाम और कारनामों को रातों रात बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है। उससे नुक्से अमन का खतरा भी लाहक हो सकता है। आनंद कुमार ने पहली बार हौन चबाते हुए संजीदगी से कहा, तहरीरी रिपोर्टों को दबाया भी तो नहीं जा सकता मिस्टर आनंद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मासूम सूरत बनाकर बोला, बहरहाल मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? दूसरी मुलाकात कब और कहां मुनासिब रहेगी? मैं आपसे फोन पर बात करके तय कर लूंगा, आनंद कुमार ने झल्लाते हुए कहा। जैसे आपकी मर्जी डिप्टी कमिश्नर साहब, मैंने जहर खंड से जवाब दिया। आनंद कुमार पलट कर तेजी से बाहर जाने लगा। पिंडत ओम प्रकाश ने वक्ती तौर पर अपनी जुबान बंद कर ली थी, लेकिन उसकी निगाहों से नफरत और हकारत की चिंगारियां उबल रही थीं। जाते जाते उसने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जैसे कहना चाहता हो, बालक तुमने हमें छेड़कर अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। और मैंने पिंडत ओम प्रकाश के मुंह लगना मुनासिब नहीं समझा। खामोश खड़ा उसे घूरता रहा और जब वो कमरे से चला गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कदम उठाता हुआ बाहर आ गया, जहां दूसरे मेहमान मेरी राह देख रहे थे और मैं उन्हें रुखसत करने में मसरूफ हो गया। बज़ाहिर मैं खुद को बड़ा पुरसकून रखने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्याल भी मुझे परेशान कर रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। काजल को द्रक्षा के रूप में हासिल करके मुझे जो सुकून मिला था वो उसे बर्बाद करना चाहते थे। बड़े अहमक और नादान लोग थे, इतना भी नहीं जानते कि अब जमाल और द्रक्षा एक जानक दो कालब बन चुके थे और हमारी खुशियां और गम मुश्तरक थे। यह कैसे मुमकिन था कि जिस्म के एक हिस्से को गजंद पहुंचता और दूसरे को मतलब एहसास ना होता? जाने वो किस अंदाज में सोच रहे थे।